हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम विशाल। मैं आप लोगों को आज अपवर्तन के बारे में, क्या होता है अपवर्तन, इसके विषय में आज बात करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं परावर्तन के बारे में। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं, दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उसके उपयोग क्या होते हैं, उससे बनने वाले जो आरेख बनाए जाते हैं प्रतिबिंब के, वो इन सभी के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 30 मैंने न्यूमेरिकल भी कराया है जो आपको एग्जाम के बेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रकाश का वही चैप्टर अपवर्तन के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। देखो बच्चों, हम लोग परावर्तन क्या पढ़ के आए हैं कि परावर्तन के केस में आपके पास जब प्रकाश की लाइट एक मीडियम से, एक माध्यम से टकराने के बाद, उस माध्यम में क्या हो, सरफेस होगा स्मूथ सरफेस, उससे टकराने के बाद यदि वो वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता था, उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते थे। मतलब कॉन्सेप्ट हम लोग को कहता था कि परावर्तन, पहले हम लोग अपवर्तन नहीं पढ़े, पहले हम लोग परावर्तन थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं ना। परावर्तन का केस क्या होता है कि बोला जाता है कि यदि किसी माध्यम से प्रकाश की लाइट आती है और सेम टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो जाए, विचलित हो जाए, तो इसे हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अब ध्यान सुनो, इस केस में हुआ क्या, आप कैसे बोलोगे, प्रकाश की प्रकाश जो है वो जिस माध्यम से प्रवेश करती है, टकराने के बाद सेम उसी माध्यम के साथ, ध्यान सुनना, सेम उसी माध्यम में वापस टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। क्लियर है? जिन बच्चों को ये पूरा डिटेल से समझना है वो मेरे पिछले लेक्चर में प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का पहला लेक्चर देखेंगे, वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, अपवर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अपवर्तन। तो जब आप अपवर्तन स्टार्ट करोगे तो अपवर्तन के केस में क्या बताया जाता है कि प्रकाश जिस माध्यम से आता है, ध्यान सुनो बच्चों, प्रकाश जिस माध्यम से आता है, मान लेते हैं ये है मेरा पहला माध्यम। ठीक है, तो जिस माध्यम से आता है, अगर टकराने के बाद, सरफेस से टकराने के बाद, या ये वह सरफेस है जहाँ से दो माध्यम क्या है, डिवाइड हो जाते हैं, विभाजक का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो नीचे जल है, ऊपर क्या है, वायु है, तो ये वह सरफेस है जहाँ से वायु स्टार्ट होता है, या ये सरफेस है जहाँ से जल नीचे की तरफ स्टार्ट होता है। तो बोला गया कि जब पहले माध्यम से प्रकाश की लाइट टकराने के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, क्या हो जाए, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए। ठीक है, और दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय इसके पाथ में क्या हो, विचलन हो, क्योंकि लाइट ऐसे जा रही थी लेकिन मुड़ कहाँ गई, इस साइड में। ठीक है, ये ग्रीन वाली की तरफ मुड़ गई, तो क्या हुआ, विचलन हुआ ना। अब ये विचलन आपका इस साइड ना होकर इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी साइड विचलन हो सकता है। जब प्रकाश पहले माध्यम से प्रवेश होके दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस समय प्रकाश के किरण में विचलन हो जाता है, और इसी फिनोमेना को, इस प्रक्रम को हम लोग नाम देते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या नाम देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखो परिभाषा लिखा गया, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में परिवर्तित, देखो परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? मतलब सीधे न जाकर वो क्या होता है, थोड़ा सा अपने पाथ में विचलित कर देता है, और यही हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर दो माध्यम उपस्थित है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, अब जो ये माध्यम है आपके पास, अब ये जो माध्यम होता है, ध्यान सुनो, ये जो माध्यम पहला और दूसरा है, इस माध्यम को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा माध्यम है ना। तो उसके लिए जब मैंने आपको माध्यम तथा माध्यम के प्रकार पढ़ाया था मैंने, तो उसमें कुछ माध्यम में मैंने बताया था कांच होता है, जल होता है, वायु होता है, ये सब मैंने बताया था। ये सब एक तरह क्या है, माध्यम है। ठीक है, ये सब क्या है, माध्यम है जिसमें प्रकाश की लाइट चलती है। तो ये माध्यम आपका क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा
कि कब ये प्रकाश का परावर्तन बाहर की तरफ मुड़ेगा, अब कब ये प्रकाश का अपवर्तन जो है ये अंदर की तरफ मुड़ेगा। ये दो केस बना, मैंने तो दो केस बढ़ा दिया, अंदर भी जा सकता है बाहर भी। लेकिन ऐसे कंडीशन में ये कब अंदर मुड़ेगा कब बाहर मुड़ेगा आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इसकी, प्रकाश का अपवर्तन का यह प्रॉपर्टी है कि ऐसे किस कंडीशन में ये अंदर आएगा, ऐसे किस कंडीशन में ये बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान सुनो। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, देखो, प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम। प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम क्या होता है भाई? प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसका घनत्व, ध्यान सुनो, जिसका घनत्व क्या हो, घनत्व ज़्यादा हो। घनत्व मतलब डेंसिटी। ठीक है, हम लोग क्या समझते हैं घनत्व? डेंसिटी। ठीक है, जैसे नॉर्मल मैं बात करूं, आपसे पूछूं कि बच्चों एक आपके पास पानी है, ठीक है, और एक आपके पास शहद है, ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि बच्चों इसमें से कौन सा गाढ़ा द्रव है, तो आप बोलोगे शहद। तो जो गाढ़ा होगा वो उसकी डेंसिटी हाई, जिसकी जो ये गाढ़ा हो गया डेंसिटी क्या हो गया? हाई। अब ये गाढ़ा कम है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसको हम लोग बोल देते हैं क्या चीज़? क्या चीज़? तो बोलोगे सघन। क्या बोलते हैं? सघन। और जो आपका डेंसिटी कम होता है वो आपका क्या हो जाता है? विरल। क्या हो जाता है? विरल। अब जैसे मान लो, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो हवा है और पानी है, तो कौन ज़्यादा घनत्व है? तो आप बोलोगे पानी वाला ज़्यादा घनत्व है। तो पानी घनत्व ज़्यादा है तो ये हो गया सघन और ये क्या हो गया आपका? विरल। ठीक है, तो अब यही दो वर्ड आपको बात किया है। सघन माध्यम क्या होता है? दिए गए दो मीडियम में, ठीक है, मीडियम यहाँ इंग्लिश वर्ड आ गया, आप यहाँ पर क्या करोगे? माध्यम लिख लोगे। दिए गए दो माध्यमों में से अपवर्तनांक सूचकांक में उच्च मान वाला माध्यम होता है, मतलब जिसका मान उच्च अधिक होता है उसे हम लोग सघन बोलते हैं। और दिए गए दो माध्यम में से अपवर्तनांक सूचकांक के कम मान वाले को माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्लभ माध्यम, या इसे हम लोग दूसरा नाम विरल यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम में विरल शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक सूचकांक क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में अभी बाद में जिक्र करेंगे, थोड़ा टाइम आप क्या करो देखो। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो तिरछा प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। अब देखो इसका कहने का क्या मतलब, ध्यान सुनो। कहने का मतलब है कि जो प्रकाश होता है, ध्यान सुनो, जो प्रकाश होता है वो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है, जैसे मान लो ये डिवाइडेशन पार्ट है आपका, ठीक है, ये आपका वो माध्यम है जिससे दो पार्ट अलग अलग होते हैं, और इसके बाद मैंने क्या किया, एक मैंने अभिलंब खींच लिया। ठीक है, अभिलंब सरफेस के परपेंडिकुलर है, आप लोग भी जानते हो। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो बोला गया कि जब प्रकाश की लाइट विरल से, कहाँ से? विरल से, तो विरल से आ रही थी, ठीक है, विरल से आ रही थी, लाइट आ रही थी, तो लाइट आ रही थी तो जानी तो अगर कुछ नहीं होता तो जानी ऐसे चाहिए थी, सेम इसी प्रकार जानी इस प्रकार से चाहिए थी। लेकिन बोला गया कि जब विरल से लाइट सघन माध्यम में प्रवेश करता है, कहाँ प्रवेश करता है? सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाता है। तो अभिलंब, ये अभिलंब इसमें कौन है? ये जो पीली वाली लाइन है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ध्यान सुनो, ठीक है, ये अभिलंब है। अभिलंब को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली सीधी लाइन परपेंडिकुलर होती है सदैव। ठीक है, तो क्या बोला क्या कि विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। देखो बेंड हो गया ना, जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन जा ऐसे रही है, तो बेंड हुआ ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, ये पहला नियम है, यही लिखा हुआ है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। किसकी ओर? अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है,
अब दूसरा देखो, यदि मान लो सेम एज अ कंडीशन कि आपके पास एक और डिवाइडेशन विभाजक पार्ट है जो दो माध्यमों को अलग अलग करता है, ठीक है। और इस बार मैंने क्या किया, एक अभिलंब खींचा और ये अभिलंब में मैंने लिखा ऊपर वाला, ये आपका सघन हो गया। ध्यान सुनो बच्चों, इस बार मैंने ऊपर वाले के नाम लिखा सघन, और सघन माध्यम में जब मैंने प्रकाश की लाइट तिरछी भेजी, ठीक है, तो जानी कैसे चाहिए थी, तो आप बोलोगे जानी सर ऐसे तिरछी चाहिए थी, ठीक है, जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन ऐसे जाकर, ऐसे नहीं जाकर वो कैसे जा रही है, तो आप बोलोगे ऐसे ना जाकर ये इस तरीके से दूर चली गई, ऐसे दूर भाग गई। क्यों? क्योंकि ये वाला माध्यम नीचे वाला क्या था, विरल था। तो अब देखो ध्यान से सुनो, क्या बोलोगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय क्या होता है, तिरछा मुड़ जाती है, और तिरछा मुड़ते समय ये हमेशा नॉर्मल अविलंब से कहाँ भाग जाती है, दूर भाग जाती है। ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखोगे, कैसे प्रकाश प्रवेश करता है दो माध्यम के बीच में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यहाँ पर विरल माध्यम से कहा था सघन में, यहाँ देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है, तो देखो यहाँ पर लिखा अविलंब से दूर झुक जाता है। कहाँ भागता है, दूर। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर दूर भाग रहा है ना, तो दूर चला जाता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? चलो आगे हम लोग बात करें। देखो आगे हम लोग बात करते हैं। अब जैसे एक चीज़ समझो कि आपके पास यदि कोई माध्यम है, ठीक है, कोई माध्यम है, दो माध्यम है, ठीक है, एक लाइन मैंने खींचा, ध्यान सुनो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस माध्यम को एक अविलंब खींचते हैं, इस माध्यम पर एक अविलंब खींच लिया मैंने, ठीक है, यह अविलंब हो गया। तो मैंने बताया कि प्रकाश की लाइट जब यहाँ से प्रवेश करती है तो इसके पाथ में विचलित हो जाती है, या तो अंदर या तो बाहर। ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये दो हो गया। पहले में से कहाँ प्रवेश किया, दूसरे में। तो आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे इसको लिखना भी होगा ना कि पहले से दूसरे में जा रहा है, तो कैसे कोई बोलेगा आप ऐसे बनाओगे, कैसे कोई बोलेगा कि जस्ट आप इसका उल्टा बना दो, नीचे से हो सके प्रकाश ऐसे जा रही हो, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो कैसे आप पकड़ोगे, तो उसको पढ़ने से पहले या रिप्रेजेंट करने से पहले, उसे प्रदर्शित करने से पहले आपको अपवर्तन का नियम आना चाहिए। अपवर्तन का नियम क्या होता है, अपवर्तन का नियम क्या कहता है, ध्यान सुनो। बोला है कि आपतित किरण, पहले देखो आपतित किरण, आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर दो माध्यम है इसलिए अपवर्तित किरण हो जाएगा, और ये आपका नॉर्मल है, अविलंब है। तो दोनों, ये दोनों और ये नॉर्मल, तीनों एक ही तल पर स्थित है कि नहीं, बोलोगे हाँ। तो यही लिखा हुआ है, पहला नियम क्या लिखा, किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दो पारदर्शी मीडियम, मतलब मीडियम का मतलब यहाँ पर क्या लिखोगे, माध्यम, क्या लिखोगे, माध्यम के इंटरफेस का अविलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। नॉर्मल आप लिख सकते हो, छोटा सा लिखना है तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब सभी, ये जो तीनों हैं एक ही तल में होते हैं। आप इतना भी लिख दोगे तो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सबका? चलो दूसरा कहता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम आपसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो स्नेल का नियम कहता है कि दिए गए रंग की रोशनी में माध्यम में, ठीक है, माध्यम में दिए गए जोड़े के लिए आपतन कोण की जया का मतलब होता है बच्चों साइन, ठीक है, जया, और अपवर्तन कोण का जया का अनुपात एक स्थिरांक कहलाता है, उसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। एक सिंपल भाषा में कहा जाए तो साइन यहाँ पर लिखा हुआ है, साइन आई अपॉन साइन आर का जो अनुपात होता है एक कांस्टेंट स्थिरांक के बराबर होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा गया है, ठीक है। इट मीन साइन आई, ठीक है, अपॉन में साइन आर, इसका जो
वैल्यू होता है, एक स्थिरांक होता है, और इसी स्थिरांक का नाम दिया जाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक समझ में आ रहा है बच्चों? इसी स्थिरांक का नाम दिया जाता है अपवर्तनांक, और ये अपवर्तनांक को n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? n इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। अब साइन आई साइन आर कैसे मिलेगा? तो आप लोग जानते हो, ये माध्यम को डिवाइड करने वाला पार्ट, ये आपका नॉर्मल, एक प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी तो ये अपने पाथ में विचलित हो जाएगी, ये एंगल बनता है आई और ये वाला एंगल बनता है आर। तो यहाँ से एंगल आई और आर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा हेल्प लेना होता है इसके क्वेश्चन करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा की वैल्यू याद किए होंगे, तो वहाँ से अगर वैल्यू याद होगा तो आप किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक निकाल सकते हो। क्लियर है? अब देखो, ध्यान सुनो। अब यहाँ पर देखो, पीछे में आ रहा हूँ, थोड़ा सा स्लाइड में पीछे देखो। मैंने क्या बोला कि यदि कोई लाइट पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो इसको लिखा कैसे जाएगा? तो आपसे पूछा जाएगा इसका पहले अपवर्तनांक कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना होगा। तो आप इसका जवाब कैसे दोगे? ध्यान सुनो। बोलो कैसे बोलोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसको लिखने का तरीका होगा n। किस में प्रवेश कर रही है? देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ ना प्रवेश किस में की? दूसरे में। तो 2 को पहले लिखोगे, और किस में से आ रही है? 1 को बाद में लिखोगे। तो क्या लिखोगे? n2 1, मतलब किस में आ रही है और कहाँ से आ रही है। ठीक है। दूसरी बात, अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? 1 को पहले लिखो कहाँ से आ रही है, फिर n को थोड़ा बड़ा करो और कहाँ जा रही है, ऐसे भी लिख सकते हो। 1 and 2 ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपका मर्जी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके सेम है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब सेम है। चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आप इसको बोलोगे कैसे? तो बोलोगे कि दूसरे माध्यम, देखो अपवर्तनांक निकालना है हम लोग को, किसका? दूसरे। तो बोलोगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, मतलब जहां से लाइट प्रवेश करे, ध्यान सुनो, जहां से लाइट प्रवेश करेगा उस वर्ड को डिनोट करना है सापेक्ष से। ध्यान सुनना, किससे डिनोट करना है? सापेक्ष से। और जिसका निकालना है उसके लिए यूज करोगे अपवर्तनांक। क्या यूज करोगे? अपवर्तनांक। जैसे आप क्या बोलोगे? दूसरे माध्यम का, ध्यान सुनो मैं कैसे लिख रहा हूं, ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए, अपवर्तनांक चाहिए। ठीक है, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष में, पहले फर्स्ट के सापेक्ष में। ठीक है, या तो ये भी बोल सकते हो पहले के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप इसको डिनोट करके लिखना होगा। तो आप क्या लिखोगे? बोलोगे n, आप क्या लिखोगे? n2 1, या तो दूसरी भाषा में कह लें 1n2, ऐसे भी लिखोगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, चलेगा। अब मान लो कि अगर कोई बोल दिया, अपने से मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई बोल दिया कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। ध्यान सुनो बच्चों, पहले माध्यम का अपवर्तनांक बताइए, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष में, दूसरे माध्यम के सापेक्ष में, ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो सापेक्ष किसके साथ जुड़ गया? दूसरे के। तो इसका मतलब लाइट जो आ रही है, ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो लाइट आ रही है वो, ये पहला माध्यम है, दूसरा, तो जो लाइट आ रही है वो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रवेश कर रहा है। दूसरे से कहाँ प्रवेश कर रहा है? पहले में। तो ये हो जाएगा n, ठीक है, ये 2 1, या तो ऐसे लिखो या n1 2 लिख लो। समझ में आया सबको? क्लियर है? ये लिख लोगे आप लोग? चलो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इस पर। ठीक है, आगे चले हम लोग। चलो आगे हम लोग बात करते हैं प्रतिक्रियाओं कोणीय ग्लास स्लैब के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कुल मिला के कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में एक ग्लास स्लैब होता है, उसके बारे में आता है कि ग्लास स्लैब बना के आपको क्या करना है, बताना है कि माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक कैसे गुजरता है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस डायग्राम बनाना है, जिस तरीके से बनाए सेम वैसे ही बनाओगे। बनाने के बाद इसके बारे में बता दोगे, ठीक है। और यही जो बताओगे ये आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग, ग्लास स्लैब का कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, लैब में आता है ये। एक्चुअल में लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर टीचर आपके सहयोग करते हैं तो। अब देखो इसको कैसे करोगे, ध्यान सुनो। जब प्रकाश की किरण, ध्यान सुनो, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब से क्या होता है, गुजरता है, तो ये जो लाइट है, ध्यान सुनो, जो लाइट है, जो लाइट आ रही है, ये जो लाइट आ रही है, ध्यान सुनो, ये जो लाइट आ रही है, ठीक है, तो इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, या हम लोग इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो बोलोगे आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। देखो आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और दूसरा आपतित किरण और ये वाली जो डैश डैश लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपका कौन सा कोण बनता है, आपका कौन सा कोण बनता है, तो आप बोलोगे आपका यहाँ पर एंगल आई बनता है। क्या बनता है, एंगल आई। और एंगल आई को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगल आई को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो आप बोलोगे कौन सा कोण है, अपवर्तित कोण है। ठीक है, कौन सा कोण है, अपवर्तित कोण है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब आगे बात करते हैं। अगर ये स्लैब आया है, स्लैब आया ग्लास का, जो ये कांच आया है, तो आपको पता होगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो बाहर का है वो एयर है। क्या है, एयर। एयर मतलब क्या होता है, वायु। और जो अंदर है वो क्या है, कांच है। ध्यान सुनो बच्चों, क्या है, कांच है। वायु क्या है, एक तरह का कांच की अपेक्षा क्या है, विरल है। कौन सा माध्यम है, विरल है। और ये क्या है, सघन है। क्या है, ध्यान सुनो बच्चों, ये क्या है, सघन है। ठीक है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाइट प्रवेश करती है तो ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे सीधे जानी चाहिए थी ना, तो ऐसे न जाकर वो क्या हुआ, अपने पाथ से थोड़ा सा विचलित होकर मुड़ गई। ठीक है, वो भी अभिलंब की तरफ। ये इधर जानी चाहिए थी लेकिन आ गई इधर। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो माध्यम यहाँ पर आई, इस वाले एंगल को बोल दिया गया आर, और आर हम लोग जानते हैं कौन सा है, अपवर्तित कोण है। कौन सा कोण है, अपवर्तित कोण है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तित कोण है। ठीक है, या आप, ठीक है, समझ में आया, ये क्या है, अपवर्तित कोण है। ठीक, अब यहाँ आओ, फिर उसके बाद अब देखो अंदर अभी प्रकाश की लाइट है ग्लास स्लैब के अंदर। तो ऐसे कंडीशन में जो ग्लास स्लैब के अंदर जब कोई प्रकाश की लाइट चल रही है तो इसका मतलब है कि वो सघन माध्यम में है। वो किस माध्यम में है, सघन माध्यम में है। सघन माध्यम में से जब प्रकाश क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो कहाँ, विरल माध्यम में निकलेगा, क्योंकि वायु आ जाएगा। तो विरल माध्यम में जब निकलेगा तो सघन से जब विरल माध्यम में कोई लाइट प्रवेश करती है तो नॉर्मल से दूर भागती है। क्या होती है, दूर भागती है। तो जानी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन गई थोड़ा सा, देखो मुड़कर। अगर इसको सीधे बढ़ाओगे तो ऐसे जाएगी, लेकिन गई कैसे, मुड़ गई, मुड़ गई यहाँ से। तो यहाँ से देखो मुड़ गई है, थोड़ी सी क्या हुई है, मुड़ गई है। अब यदि मुड़ी हुई है तो ये कौन सा प्रॉपर्टी लगा, तो आप बोलोगे सर सघन से विरल माध्यम में गया है। इतना समझ में। अब ये जो लाइट जा रही है इसका नाम हम लोग देते हैं इमरजेंट रे, मतलब कौन सा रे, तो आप बोलोगे निर्गत किरण। देखो जो लास्ट में निकली है उसको हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं। ध्यान सुनो, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, निर्गत किरण। निर्गत किरण और अविलंब, ये जो डैश डैश है वो क्या है, अविलंब है। निर्गत किरण और अविलंब के बीच में एंगल ई बनता है। क्या बनता है, एंगल ई। और एंगल ई का नाम क्या होता है, तो बोलोगे निर्गत कोण। एंगल ई का नाम क्या होता है, तो क्या बोलोगे, निर्गत कोण। समझ में आया सबको, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। तो अब इसके बारे में देखो लिखना कैसे है। बोला जाता है जब आयताकार कांच के स्लैब से, ना एकदम सिंपल भाषा में लिखा है, आयताकार मतलब रेक्टेंगल साइज में कांच के स्लैब से विपरीत समांतर सतहों से प्रकाश की किरणें के झुकने की सीमा बराबर और विपरीत होती है, इसलिए किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है। देखो कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरती है तो इसे हम लोग अगर डैश 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 करके बढ़ा दिया जाए और
फिर उसके बाद एक्चुअल में जो प्रकाश की किरण बाहर निकलती है वो एक्चुअल में इन दोनों के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है, बराबर हो जाती है। यही बोला, बराबर और विपरीत होती है, इसलिए किरण आपतित किरण क्या होते हैं? समांतर निकलते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान सुनो, इन दोनों पैरेलल के बीच में, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में, समांतर रेखाओं के बीच में एक परपेंडिकुलर, एक लंबवत दूरी होता है, एक लंबवत दूरी होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री बनता है, लंबवत दूरी होता है, जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी। और स्मॉल डी का नाम क्या होता है? पार्श्व विस्थापन। क्या नाम होता है? पार्श्व विस्थापन। नाम लिख लेना बच्चों, पार्श्व विस्थापन। अब ये पार्श्व विस्थापन के बारे में पूछा जाएगा तो आप पार्श्व विस्थापन के बारे में क्या बताओगे? बोलोगे कि बढ़ती हुई आपतित किरण, ध्यान सुनो, बढ़ती हुई आपतित किरण और निर्गत किरण, निर्गत यहाँ पर किरण है, ठीक है, निर्गत किरण, मैंने क्या बोला? बढ़ती हुई आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाला लंबवत, ध्यान सुनो, बनने वाला लंबवत दूरी को क्या बोला जाता है? पार्श्व विस्थापन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि बढ़ती हुई आपतित किरण, और यहां पर छूट गया है, आप लिख लो। ठीक है, बढ़ती हुई आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो लंबवत दूरी होती है उसी को हम लोग पार्श्व विस्थापन कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो पार्श्व विस्थापन होता है, पूछा जाता है एग्जाम में किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला, अगर अपने से सोचो कि अगर मैं आई को और टेढ़ा कर दूं, ध्यान सुनो, आई को अगर मैं और टेढ़ा कर दूं, झुका दूं, तो ये वाली लाइट जो है और ऊपर हो जाएगी कि नहीं? ऐसे समझो कि ऐसे झुका रहा हूँ, ऐसे क्या मैं क्या करूँ? झुका रहा हूँ, तो झुकाने पर ये लाइट ऊपर होगी कि नहीं? ये वाली लाइन ऊपर होगी ना, तो लाइन अगर ऊपर होगी तो डी का मान भी बढ़ेगा। तो पहला क्या बोला? ग्लास स्लैब के अपवर्तनांक पर, मतलब एन पर निर्भर करता है। तो एन अभी हम लोग बात करेंगे। फिर उसके गाछ लिखा है कांच के स्लैब की मोटाई, मतलब अगर इसका मोटाई समझो, अगर बहुत मोटा है तो इसमें से प्रकाश की किरण बहुत सारी क्या होगी? बहुत ज़्यादा घनत्व होगा, अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक समय आएगा बहुत नीचे जाएगा, फिर उसके बाद मुड़ेगा। मतलब ये समझो कि मोटाई अगर अधिक है तो ऐसे ऐसे सीधे आएगा, फिर उसके बाद मुड़ेगा, तब पर भी इसकी क्या होगी? डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो पहला वो मोटाई पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब ग्लास का रहेगा कुछ और रहेगा, पानी का आइस क्यूब का रहेगा कुछ और रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार, प्लास्टिक का रहेगा तो अलग रहेगा, अपवर्तनांक अलग रहेगा। तो अपवर्तनांक भी अलग होने के कारण ये आपका क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखो, ध्यान सुनो, अब क्वेश्चन कैसे करोगे इस पर? जैसे क्वेश्चन भी आता है तो आप क्वेश्चन इसको किस प्रकार से करोगे? देखो ध्यान से, जैसे मैं क्वेश्चन के लिए बात करूंगा तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे माध्यम होंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसका अपवर्तनांक पता होना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ वायु की। किसकी बात कर रहा हूँ? वायु की। तो वायु की अगर अपवर्तनांक n की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो आपके बुक में देखो बच्चों लिखा हुआ है 1.003, लेकिन सवाल जब क्वेश्चन करोगे, आंकिक प्रश्न करोगे, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितना रखोगे? तो बोलोगे अप्रॉक्स इसकी वैल्यू 1 रखेंगे। कितनी रखेंगे? 1। ठीक है, क्वेश्चन करते समय। फिर उसी प्रकार मैं पूछूंगा कि बच्चों जल का कितना होगा? तो जल का आपके बुक में दिया होगा 1.33। अब इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना रखोगे सवाल करते समय? तो बोलोगे 4/3। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन करते समय, लेकिन वैल्यू ये रियल होती है। ठीक है, फिर उसी प्रकार मैं पूछूंगा बच्चों कांच में कितना होता है? तो कांच में बोलोगे 1.52 होता है, लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू क्वेश्चन में कैसे करोगे? तो बोलोगे सर 3/2 रखेंगे। ठीक है, 3/2 रखेंगे। सेम एज जब मैं पूछूंगा कि आप डायमंड में, कहाँ पर? डायमंड में, हीरे में, हीरा अगर पूछा जाए तो हीरे का होता है 2.42, तो ये वैल्यू कट जाती है, तो ये वही रखेंगे सेम, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपसे इंपॉर्टेंट दो, मेन यही 3 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 जो कभी कभी पूछ लेता है, एक पूछा जाएगा कैरोसिन।
कैरोसिन का तेल जो होता है, ठीक है, मिट्टी का तेल जिसे बोलते हैं, तो कैरोसिन का होता है 1.44, तो ये भी वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। अगर ये वैल्यू याद है तो आप इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे कर लोगे, ठीक है, समझ में आया। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे तो इनका उपयोग आप करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पर जितना भी इसके क्वेश्चन बनने वाले होंगे या प्रीवियस ईयर में जितना आया होगा उस पर हम लोग बना देंगे, ठीक है। अगले वीडियो में आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, अपर्तनांक जो होता है n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। अब ये n जो है क्या बोला गया? किसी दिए गए माध्यम के युग्मक में प्रकाश की गति का अनुपात n इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश का वेग अपॉन में माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे ये दो माध्यम है, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो पहले से यदि दूसरे में प्रवेश कर रहा है तो बोला गया है कि जो पहले में वेलोसिटी है और जो दूसरे में वेलोसिटी है वो अपवर्तनांक के बराबर आएगा, कैसे आएगा अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कैसे आएगा बात करेंगे। लेकिन पहला सेंटेंस आपका यही कह रहा है कि जो n21 होता है बराबर होगा v1/v2 में, मतलब प्रकाश का पहले माध्यम में चाल और प्रकाश का दूसरे माध्यम में चाल, ठीक है, समझ में आया। दूसरा लाइन कह रहा है n21 का अर्थ है कि पहले माध्यम के संबंध में, देखो यहाँ पर बताया भी है, पहले माध्यम के संबंध में लाइट कहाँ से आ रही है? पहले से, संबंध में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, देखो दूसरे का पूछ लिया है तो दो को देखो पहले लिखा है, जिसका पूछा पहले लिखा है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इसको लिखा है n21, यहाँ पर देखो मैंने लिखा ना n21 इक्वल टू v1/v2, देखो v1/v2 मैंने लिखा है, ये यही चीज़ बता रहा है। फिर उसके बोल रहा है n21 का अर्थ है पहले माध्यम से, अब देखो यहाँ पर उल्टा कर दिया ना, इसको यहाँ कर दिया, तो इसका मतलब दूसरे माध्यम से पहले में जा रहा है। अर्थ है पहले माध्यम का संबंध दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है, किसा? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर देखो लाइन ये सेम है, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये लाइन ऐसे काट दोगे, पहले की जगह यहाँ पर क्या करोगे? दूसरे माध्यम के संबंध में पहले यहाँ पर क्या करोगे? पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये आप चेंज कर लेना, ठीक है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक अगर पूछा जाएगा तो n12 इक्वल टू v2/v1, मतलब यही चीज़ अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब n12 कर दूं और ये क्या हो जाएगा? v2/v1, ठीक है, क्लियर है। अभी मैं बताऊंगा आपको ये आ कैसे रहा है, ठीक है, आप घबराइए नहीं, ये मैं पूरा का पूरा बताऊंगा। चलो इसके बाद क्या लिखा है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये एक तरह का अपवर्तनांक है, विशेष टाइप का बोल सकते हो कि ये एक विशेष टाइप का अपवर्तनांक है। कैसा? तो बात करते हैं हम लोग। निरपेक्ष मतलब होता है कि दो माध्यमों में से, ध्यान सुनो, निरपेक्ष का मतलब दो माध्यमों में से एक माध्यम फिक्स कर दो कि वैक्यूम है, मतलब निर्वात है, मतलब प्रकाश जो चल के आ रहा है, जो मैंने 5 माध्यम लिखवाया उसके अलावा एक ऐसा माध्यम उसमें फिक्स कर दो कि हाँ चलो एक भाई क्या है? निर्वात है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब है। अगर एक निर्वात हुआ तो ऐसे माध्यम को हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष। देखो यहाँ पे लिखा है निर्वात या हवा, क्या बोला है? निर्वात या हवा, दोनों का सेम वैल्यू होता है, क्योंकि इसको हम लोग 3 पॉइंट लिखते हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसमें भी प्रकाश का चाल इतना सेम ही होता है। तो हम लोग दोनों बोला निर्वात या हवा, तो मेन आपको जोर किस पर देना है? निर्वात में। कहाँ जोर देना है? निर्वात में। निर्वात या हवा के संबंध में किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो n = c/v होता है, n = c/v होता है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, बोला गया है कि जो n की वैल्यू आएगी वो c/v होगा, n की वैल्यू c/v होगा, ठीक है, ये बोला गया है। और इसमें से बोला गया है कि जो c है, ध्यान सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, x नहीं रहेगा, ये बस c दिया, ठीक है। c की वैल्यू जो है वो 3 × 10⁸ रहेगा, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पर पावर में 8 रहेगा, मतलब c का जो वैल्यू होता है एक्चुअल में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये क्या है? प्रकाश का चाल है, कहाँ पर? निर्वात या तो वायु में,
ठीक है। निर्वात या तो वायु में इतना चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके बाद दिया गया है किसी दिए गए युग्मक में एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब इसका कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो बच्चों। इसका कहने का नेक्स्ट पेज पर हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज हम लोग का यहाँ पर है। अब ध्यान सुनो, इसी पेज पर हम लोग को पूरा सीखना है। कहा गया है, लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो N12 है वो हमेशा व्युत्क्रम होता है N21 के। यहाँ पर देखो लिखा है ना, N12 हमेशा व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम होता है 1/N21 के। ऐसा क्यों बोला गया, ध्यान सुनो। देखो बच्चों, ऐसा इसलिए बोला गया है, अगर आप देखो इसको इसलिए बोला गया, अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो। इसको लिखने का तरीका है N1/N2। ठीक है, अगर आप इसको लिखते हो, ध्यान सुनो, इसको लिखते हो तो N2/N1, N1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये फिर से हो जाएगा N1/N2। है कि नहीं है सेम। तो इसीलिए बोला जाता है कि N12 का उल्टा इनके व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट इससे विकसित होता है। पूछोगे क्या, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दूं, मतलब N21 का मल्टीप्लाई N12 में कर दूं, तो ये वैल्यू सदैव क्या देती है, 1 देती है। आप ये पॉइंट नोट करके लिख लो। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये पॉइंट करके याद कर लो। ठीक है, नोट कर लो। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो, अब हमको सीखना कैसे, देखो सीखना कैसे, ध्यान सुनो। अब हमको क्या सीखना है, मेन सवाल सीखना है। ये तो थ्योरी की बात थी, सवाल कैसे करोगे। ठीक है, अब सवाल करने के लिए आप क्या सीख रहे हो, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन में साइन आर जो होता है वो n होता है। ठीक है, और यहाँ से आपको पता होगा, तो ये पहला माध्यम, ये दूसरा, तो यहाँ से यहाँ प्रवेश कर रहा है, तो ये आई हो गया, ये क्या हो गया, आर। तो लिखने का तरीका, आई से आर में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 1। क्या लिखोगे, 2 1। अब ये जो 2 1 है, ध्यान सुनो, 2 1 जो है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, N2/N1। क्या लिख सकते हो, N2/N1। यहाँ तक समझ में आया। मैंने 2 को पहले लिख दिया, N1 को बाद में लिखा। अब इसके बाद ध्यान सुनो, अगर निरपेक्ष को जब पढ़े हो, जब निरपेक्ष मैंने पढ़ाया, तो आपको पढ़ाया गया V बराबर N बराबर, ध्यान सुनो, N बराबर अपवर्तनांक बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर C/V। कहने का मतलब है कि जब कोई लाइट निर्वात से, ठीक है, वैक्यूम से होते हुए, ठीक है, निर्वात लिख लेते हैं, निर्वात से होते हुए किसी भी मीडियम में प्रवेश करती है, तो उसका जो अनुपात होता है, उनके चाल के अनुपात को n बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, n बोला जाता है। अब सपोज मानो कि यदि मैं C के बजाय, यहाँ C के अलावा जो चाल है, दूसरा चाल है, उसको मैं VM करता हूँ। क्या करता हूँ, VM। तो यहाँ भी M हो जाएगा कि नहीं, तो बोलो हाँ सर हो जाएगा। अगर मैं N के जगह पर 2 करता हूँ, तो यहाँ पर C V2 हो जाएगा कि नहीं, बोलोगे हाँ हो जाएगा। अगर सेम इसी प्रकार मैं अगर 1 करता हूँ, ध्यान से सुनते रहो, अगर मैं N1 करता हूँ, क्या करता हूँ, N1 करता हूँ, तो C/में V1 हो जाएगा कि नहीं, बोलोगे हाँ हो जाएगा। तो ये दोनों जो वैल्यू आई है ना, इसी में रख देते हैं। ठीक है, इसी में रख के देखते हैं क्या होता है। देखो N2 की वैल्यू है C/V2, N2 की वैल्यू है C/में V2, और N1 की वैल्यू है C/में V1। C से C कट गया, V1 ऊपर चला जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया V1/में V2। तो यहाँ से आपको पता चल गया V1/में V2। देखो साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल टू N21 इक्वल टू N2/में N1 इक्वल टू V1/में V2। ये समझ में आया। तो एक फार्मूला आप ये याद रखोगे, ठीक है, और एक फार्मूला आप अलग से अपवर्तनांक के केस में आप ये याद रखोगे। ठीक है, मतलब एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, और एक फार्मूला ये।
अब इनको यूज कैसे करना है मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ, आंकिक प्रश्न के साथ मिलूंगा, जो परावर्तन के केस बेस पर रहेगा और जो पिछले साल पूछे गए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।